हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा मैंने कहा था कि मैं वोकेबलरी की वोकेब एक्सप्रेस में 2 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें साइनोनिम्स एंटोनिम्स थे। लगभग 30 वर्ड्स और हाल 30 वर्ड्स के साइनोनिम्स और एंटोनिम्स किए हैं। तो जितने भी वर्ड्स हमने किए हैं आप लोगों को वो सब वर्ड्स रिवाइज करने हैं। आज संडे है और संडे को हमने वादा किया था कि हम ईडियम्स और वर्बल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो इस कोर्स में हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स लगभग 1000 के आसपास, एंटोनिम्स 1000 के आसपास, इडियम फ्रेज 150 के आसपास और 1500 के पास। ये 150 से 200 के बीच में होंगे। रॉन्गली स्पेल्ड थ्रू द क्वेश्चंस जाएंगे, फ्रेजल वर्ब कराऊंगा और फिक्स प्रपोजिशन। जितना भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए ज़रूरी है वो सब इस कोर्स में मैं कंप्लीट करके दूंगा। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस से। सबसे पहला ईडियम आपका है अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक, एक नट है, नट बोल्ट तो समझते होंगे ना। तो उसे क्रैक करना, उसे तोड़ना मुश्किल काम है। किसी भी लोहे की चीज़ को तोड़ना आसान काम तो होता नहीं है, तो मुश्किल काम होता है, यानी कि डिफ़िकल्ट टास्क होता है, टफ चैलेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं, हार्ड नट टू क्रैक कैसे आएगा? हार्ड नट टू क्रैक, क्लियरिंग एसएससी एग्जामिनेशन इज नॉट अ क्लियरिंग एसएससी एग्जामिनेशन इज अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब एक बहुत मुश्किल काम होता है। एसएससी के एग्जाम्स निकालना कोई आसान काम नहीं है, उनको क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है, यानी हार्ड नट टू क्रैक है, मुश्किल काम है एसएससी एग्जामिनेशन क्रैक करना। फिर है वाइल्ड गूज चेज। देखो, वाइल्ड का मतलब है जंगली। अगर सिर्फ वर्ड पे जाए तो वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली। गूज और चेज का मतलब किसी चीज़ का पीछा करना लगातार, यानी कि फ्यूटाइल रिसर्च। फ्यूटाइल रिसर्च, सॉरी रिसर्च नहीं, सर्च। फ्यूटाइल मतलब जिसका कोई रिजल्ट निकल के ना आए। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर मतलब निरर्थक प्रयास। क्या होगा? निरर्थक प्रयास मतलब हमने खूब मेहनत करी, मान लीजिए हमारा आखिरी अटेम्प्ट है या किसी बच्चे का आखिरी अटेम्प्ट है, उसने बहुत मेहनत करी और उसके बाद भी उसका एग्जामिनेशन नहीं निकला, तो यानी उसने वाइल्ड गूस चीज करी, निरर्थक प्रयास किया। प्रयास तो पूरा किया लेकिन रिजल्ट अपने पसंद का नहीं आया। फिर है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी ब्लू कलर का एक, मान लो ऐसे एग्जाम्पल के लिए ब्लू कलर का एक ढेर है और उसमें आके बोल्ट गिर जाए, नट बोल्ट, बड़ा सा नट बोल्ट गिर जाए, तो क्या होगा? सारा कलर बाहर फैल जाएगा। मान लो बाल्टी में है या एक डब्बे में कलर है ब्लू कलर का और उसमें वो गया तो बाहर आ गया, यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, कुछ ऐसा हो जाना। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी आकस्मिक घटना जिसका अनुमान ना हो, जिसका अनुमान ना लगा सके, वो होती है आकस्मिक घटना। ठीक है, तो ये अबोल्ट फ्रॉम द। आ स्नेक इन द ग्रास। ग्रास यानी घास, स्नेक माने सांप। सांप के अंदर घास का होना, सॉरी घास के अंदर सांप का होना, मैंने उल्टा बोल दिया था। घास के अंदर सांप का होना यानी कि अ ट्रीचरस पर्सन। ट्रीचरस का मतलब होता है गद्दार, धोखेबाज, विश्वासघाती। अ सीक्रेट एनिमी यानी आप वो गुप्तचर, है ना। सीक्रेट एनिमी। आ स्नेक इन द ग्रास, जैसे अपन ने हिंदी में इस मुहावरे का मतलब होता है आस्तीन का सांप। क्या होता है? आस्तीन का सांप। अगली स्लाइड पे चलते हैं। एट द 11th आवर, ये देखिए, ईडियम्स तो आप पढ़ पढ़ के याद कर सकते हैं, ज़्यादा कोई ट्रिक वगैरह होती नहीं है, बस आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो एट द 11th आवर, 11th आवर मतलब कितने आवर्स होते हैं? 12, मतलब क्लॉक के हिसाब से देखा जाए तो 12 11। 11th आवर पे आ गए हैं और 12 आवर्स पे टाइम खत्म होने वाला है, क्लोज होने वाला है। तो कहा गया कि 11th आवर मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पर, आखिरी समय पे, बिल्कुल आखिरी समय पे, जब हम कोई फॉर्म भरते हैं एकदम आखिरी समय पे, आखिरी समय पे। फिर है एट द ड्रॉप ऑफ हैट एंड डाइम। हैट यानी कह लो भूसा, या मतलब ड्रॉप यानी विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली। एट द ड्रॉप ऑफ हैट एंड
डाइम के सेंस में जाता है। ठीक। फिर है आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैंने कल बताया था कमेंट्री में, मतलब कल या परसों किसी एक लेक्चर में मैंने वोकेबलरी में बताया है कि कमेंट्री में ऐसा वर्ड आया था। तो पहले मैं इसकी ऊपर वाले की हिंदी ले लेता, फिर बताता हूँ इसका नीचे वाले का। बहुत तेजी से, बिना किसी हिचकिचाहट के, इस सेंस में जाता है ड्रॉप ऑफ एट एंड टाइम। ठीक है, बहुत तेजी से, बिना किसी हिचकिचाहट के। फिर मैंने बताया था ना कि आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उधर मैं टेस्ट मैच का रेफरेंस दे रहा था कि आकाशदीप जो कि नाइट वॉचमैन की तरह टेस्ट मैच में आए थे फोर्थ इनिंग, थर्ड इनिंग में। सो उन्होंने क्या किया था, वो आए, उन्होंने बैटिंग करी नाइट वॉचमैन के तौर पे, एज अ बॉलर उन्होंने 66 रन बनाए। तो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि आकाशदीप इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब दुख के भेष में सुख आ जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं बड़ी दुख की बात हो गई है, तो उसकी जगह पर जब वो चीज़ आती है तो हमें बड़ा सुख फील होता है कि अरे कितनी सही चीज़ हो गई है, हमने तो चीज़ें अच्छे से कर ली हैं। यानी कि दुख के भेष में सुख प्राप्त होना। सुख प्राप्त होना। ठीक है। अगला है अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, ये तो आपने सुना होगा कि पीस ऑफ केक मतलब केक को खाना आसान काम है, केक जल्दी खा लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए। वेरी इजी टास्क, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जनरली आपने सुना भी होगा। अ पीस ऑफ केक इज़ अ वेरी इजी टास्क। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी अप्रत्याशित विजेता। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि किसी ओल्ड ब्लॉक का एक हिस्सा होना, किसी एक चीज़ जो बहुत पुरानी है उसका एक हिस्सा होना, यानी सेम चीज़ का बिहेवियर देना, ये सेंस में जाता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। यानी कि रिमाइंड्स देन ऑफ वंस फादर, किसी एक के फादर के बारे में लेना। एट वंस विट्स एंड, यानी परेशान होना, कंफ्यूज होना, किसी ऐसी जगह पे फंस जाना, ये होता है एट वंस विट्स एंड। समस्याओं में इतने चिंतित होना कि पता ही नहीं आगे क्या करना, कंफ्यूज रहना, व्यथित रहना यानी परेशान रहना, समस्याओं में फंसे रह जाना। ठीक, ये होता है टू बी पजल्ड, क्वाइट परप्लेक्स्ड। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताए थे मैंने, है ना, उसमें आया था सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पजल्ड होना, परप्लेक्स्ड होना। अब बोन ऑफ कंटेशन, झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंटेशन में क्या है, झगड़े की जड़, यानी कॉज ऑफ डिस्प्यूट। कुत्तों के बीच में सुना है ना, दो कुत्तों के बीच में हड्डी डाल दो तो लड़ाई हो जाती है, बस वैसे ही है बोन ऑफ कंटेशन। कंटेशन झगड़ा, और जड़ ये रही अपना, मतलब कंटेशन की जड़। कंटेशन की जड़ क्या है, बोन। बोन क्या है, जड़ है। कंटेशन क्या है, झगड़ा की। ठीक है, तो झगड़े की जड़ है एक हड्डी, यानी कि कोई वजह होना, कोई कारण होना, ये बोन ऑफ कंटेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अ क्लोज सेव, ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत पास से बचे, बहुत जरा से बचे वरना एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा। तो क्लोज सेव तो ये है कि बहुत कम मार्जिन से बचना, बहुत नजदीक से बचना। अ फूल्स पैराडाइज, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, मतलब एक बेवकूफ़ इंसान का खुद का महल, पैराडाइज मतलब खुद की इमेजिनरी दुनिया कह सकते हैं। खुद के बारे में उसने बहुत सारी फालतू की चीज़ें सोच रखी है, तो वो फूल्स पैराडाइज में आ गया, मतलब फालतू में ही खुश है वो ज़िंदगी में, कुछ ऐसा है भी नहीं कि उसे होना चाहिए। यानी कि फूल्स पैराडाइज यानी कि हवाई महल। बीइंग हैप्पी फॉर फालतू मतलब फुलिश रीजन, यानी हवाई महल बना लिया अपने मन में, सपने सजा लिए कि हम एसएससी एग्जाम निकल जाएगा तो हम जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाएंगे, और फिर कुछ करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये आपने हवाई महल बना लिया और आप अभी से खुश हो रहे, लेकिन पढ़ाई आप कर नहीं रहे। तो पढ़ाई करिए तो ये फूल्स पैराडाइज नहीं कहलाया जाएगा।
ठीक है। फिर है एड इंसल्ट टू इंजरी। इंजरी में कह सकते हैं जले पे नमक छिड़कना वाले सेंस में जाता है कि जले पे नमक छिड़कना, आग में घी डालना। आग में घी डालना ज़्यादा सही रहेगा। आग में घी डालना सुना होगा बचपन में, हिंदी मुहावरों में तो सुना होगा, मतलब बात को और बढ़ाना, बात को और बढ़ाना, आग में घी डालना। मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, ये कौन सी डिग्री होती है एडजेक्टिव की? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री होती है बैड की। ठीक। एप्पल ऑफ वन साइज, किसी की आंख का तारा होना, यानी बहुत प्रिय होना, बहुत ही प्रिय होना। आपके घर में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो सबकी फैमिलीज में होता है, जो सबका प्यारा होता है, यानी एप्पल ऑफ वन साइज, किसी की आंखों में बहुत प्यारा होना, किसी के लिए बहुत कीमती होना कह सकते हैं। ठीक। अब चलते हैं एट स्नेल स्पेस। स्नेल एक जानवर होता है जिसे हम लोग घोंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोंगा। और पेस माने रफ्तार, घोंगे की रफ्तार से। स्नेल स्पेस का मतलब घोंगे की रफ्तार। और घोंगे की रफ्तार कैसी होती है? घोंगे की रफ्तार स्लो होती है। तो वेरी स्लो, डू समथिंग वेरी स्लो। केक वॉक अभी आया था, अ पीस ऑफ केक। इसी तरह केक वॉक, केक से ज़्यादा रिलेटेड चीज़ है समथिंग वेरी इजी, वेरी इजी की सर्च हो जाएगी। अ डाइम ऑफ डजन, इसका मतलब होगा कौड़ियों के भाव, कौड़ियों के भाव। स्ट्रोम इन अ टी कप, टी कप यानी चाय का जो कप है, उसमें स्ट्रोम यानी वो आ गया भवंडर, जो होता है ना गोल गोल चक्रवात जिसे बोलते हैं आप लोग, आंधी तूफान। स्ट्रोम का मतलब, अब टी कप में तो नहीं आ सकता, देखिए बताना चाह रहा है कि एग्जाम्पल के लिए कि आई स्ट्रोम इन अ टी कप, मतलब टी कप में भूकंप मच गया, तबाही आ गई, आपदा आ गई, सुनामी हो गई, लहरें हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाने के लिए, यानी कि अ लॉट ऑफ एंगल दिखाने के लिए, वरी दिखाने के लिए अ स्टोम इन अ टी कप कहते हैं। यानी कि बात का पतंगड़ बनाना, बात का पतंगड़ बनाना के सेंस में ये वर्ड जाता है। आगे चलते हैं। अ वाइट एलिफेंट। एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब क्या है? एक एलिफेंट, पहले ही वैसे ही एलिफेंट को आज के समय में पालोगे तो महंगाई का सोर्स है ना। और वाइट एलिफेंट होगा तो और ज़्यादा महंगाई का सोर्स है, क्योंकि वाइट एलिफेंट रेयर है। आस रेयर क्या है ही नहीं, अब तो दुनिया में है ही नहीं, या होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, और वैसे मेरे हिसाब से रेयर है। तो वाइट एलिफेंट रेयर है, यानी कि महंगाई का स्रोत, परेशानी की दिक्कत। हाथी पालोगे तो उसको चारा देना होगा, महंगाई का स्रोत तो है ही। बस यही है। एज फिट एज अ फिडल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। और अ बर्ड्स आई व्यू, एक चिड़िया है जो आसमान से नीचे की तरफ देख रही है, उसे नीचे एक चूहा भी दिख जाता है, माउस। तो यानी कि बहुत विस्तृत दृश्य है उसका, कि उसे चूहा भी समझ में आ रहा है, यानी कि गुड एंड कंप्रेहेंसिव आइडिया है किसी चीज़ को लेके। तो ये होता है बर्ड्स आई व्यू। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, फिस्टिस मतलब जिसकी मुट्ठी बहुत ज़्यादा अच्छे से बंधी है, यानी कंजूस आदमी। कौन सा आदमी? कंजूस आदमी। कंजूस आदमी को क्या बोलते हैं? क्लोज फिस्टेड पर्सन। ऐसा वर्ड में चले जाएंगे तो माइजर, है ना, ये सब कंजूस के वर्ड्स होते हैं, क्लोज फिस्टेड पर्सन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप इन अ बकेट, एक बाल्टी है पूरी इतनी बड़ी पानी की, ऐसे लो। ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, पहले बता रहा हूँ, पर फिर भी एग्जाम्पल के लिए, ये ग्लास समझ लो, चलो बाल्टी समझ लो। अब इसमें एक बूंद पड़ी है पानी की, ये ठीक। अब इस पानी से क्या नहा सकते हो? नहीं नहा सकते हो। तो यानी कि आप ड्रॉप इन अ बकेट में जरा सा पानी, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग, मतलब किसी का बहुत छोटा हिस्सा होना। कह सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा के सेंस में गया। ठीक। किसके सेंस में गया? ऊंट के मुंह में जीरे के सेंस में गया। अ ड्रॉप इन अ बकेट। आगे बढ़ते हैं। अ ग्रीन हॉल, इन एक्सपीरियंट पर्सन, जिसे किसी भी फील्ड में जानकारी नहीं, ग्रीन है, अभी अभी ताज़ा है, ग्रीन सब्जियां होती ना, अभी हॉल ग्रीन है उसका, वो मतलब अभी ताज़ा ताज़ा आया है किसी फील्ड में, यानी कि
इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक, आगे जाते हैं। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब ही हुए लेटर्स। एक आदमी जो बहुत लेटर्स लिखता, बहुत लेटर्स लिखता, बहुत किताबें लिखता, तो वो कैसा आदमी होगा? विद्वान आदमी होगा, यानी स्कॉलर पर्सन होगा, है ना। स्कॉलर होगा, प्रोफिशंस होगा, प्रोफिशंसी होगी उसकी, प्रोफिशेंट होगा लिटरेरी आर्ट में या लिटरेचर में। ठीक, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ देखी है, जैसे कॉफ़ी वगैरह पीते हो, पेप्सी वगैरह पीते हो, दुकान पे जाओ 5 या 10 की फ्रूटी दो तो वो एक स्ट्रॉ देता है, जिससे हम लोग सुरख के अंदर कॉफ़ी, वो सॉरी पेप्सी पीते हैं। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि स्ट्रॉ कैसी होती है? कमज़ोर होती है, उसके जैसा एक आदमी। तो कैसा आदमी होगा? कमज़ोर आदमी होगा, दुबला पतला सूखा साखा। तो ये मैन ऑफ स्ट्रॉ है। आगे बढ़ते हैं। अ मेयर्स नेस्ट, अ मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है जटिल स्थिति या भ्रामक, जो कंफ्यूज करने वाली स्थिति है। तो कॉम्प्लिकेटेड, हम लोग ऐसी जगह फंस गए हैं कि जहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, उसे बोलते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। ठीक, तो ये हो गया भ्रामक स्थिति। अ निडल इन हेस्टिक, अ निडल इन हेस्टिक का मतलब क्या हुआ? घास के ढेर में सुई। निडल माने सुई, हेस्टिक माने घास का ढेर। घास के ढेर में सुई, यानी कि असमथिंग, अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल। घास के ढेर में सुई। ठीक, अब वेट ब्लैंकेट, ब्लैंकेट किस काम आता है? अपने को ठंडे से बचाने के लिए। वेट माने क्या होता है? हल्का गीला, नमा, नम जिसमें हो, क्या लगा गीला ही कह लो। अ पर्सन हु डिस्करेज्ड एंजॉयमेंट, यानी कि एक ऐसी स्थिति या ऐसा आदमी जो कबाब में हड्डी बनने का काम करता है, जो हम लोगों का मजे खराब कर रहा हो। एट वेट ब्लैंकेट मतलब अच्छी सिचुएशन है, उसको वो खराब कर रहा है, तो कबाब में हड्डी। ठीक, फिर एक्लीज हील, हील पतली सी होती है, हील लड़कियां पहनती हैं, लड़कियों को तो पता ही होगा, लड़कों को भी पता होना चाहिए। ये होती है ऐसे हील, कुछ ऐसे बनती है, ऐसी कुछ होती है। तो ये बहुत पतली सी होती है, कभी कभी मोटी भी होती है, लेकिन ये पतली इसकी सेंस में। तो कमजोर होती है, अगर जरा सा लड़कियों का पाँव इधर से उधर पड़ता है तो वो गिर जाती है। तो यानी कि अकेलीज हील, अकेली कोई लड़की है जिसकी हील है, ऐसे मान लो। तो अब वीकनेस और वल्नरेबल, वल्नरेबल पॉइंट। ठीक, तो यानी वीकनेस, कमजोरी के निशाने कह सकते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ कमजोरी। फिर आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। ऑल मून शाइन, ऑल मून शाइन यानी कि दिखावटी आदमी जो होता है, सब दिखावा करने का शौकीन रखने वाले लोग, दिखावटी। ये पढ़िए और अच्छा है, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीटेड भी हुआ है, और इससे सभी वर्ड्स रिपीटेड है क्योंकि मैंने इस सीरीज का नाम ही रखा है मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स। कुछ वीडियोस ही मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स की होंगी, फिर जो वर्ड्स और बाकी रह जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स भी अगर आप कर लेते हैं तो 10 में, अगर किसी क्वेश्चन में, किसी पेपर में 10 क्वेश्चन भी वोकेबलरी से आ रहे हैं तो 8 आप इन्हीं से बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर ज़रूरी है तो हमें 10 के 10 करने हैं, और इसी सेंस में हम जाते हैं कि हमें 10 के 10 करने हैं। तो हम बचे हुए वर्ड्स भी करेंगे और याद करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, बस ये है। फिर है एट सी, एट सी का मतलब हुआ कंफ्यूज्ड आदमी। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी पिक्चर है, शायद रेडी मूवी, रेडी मूवी है, रेडी है, वांटेड है शायद, सलमान खान की है मूवी वांटेड, जहाँ तक है, जिसमें पहले वो गुंडा बना होता, बाद में पता चलता वो आईपीएस ऑफिसर था। वांटेड ही है। तो हाँ वांटेड है। तो उसमें प्रकाश राज विलेन था। तो एक पुलिस वाले ने क्या किया था, उसको बंद कर दिया था एक जहाज में पानी के, और बीच समुद्र में टहल रहा था। तो वो वहां से भागा जहाज से, जैसे ही छत पे पहुंचा देखा कि अरे चारों तरफ समुद्र, तो वो वापस आके अपनी जगह पे बैठ गया। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया, उसको कोई रास्ता नहीं मिला। उसने कहा अब कहाँ से कहाँ निकल सकता हूँ भाई, अब तो जा ही नहीं सकता, ऐसी जगह फंस गया हूँ। तो एट सी का मतलब हुआ ऐसी स्थिति या ऐसा कंफ्यूजन, एक लॉस में फंस गए, एक परेशानी में आ गए, ऐसे सेंस में जाता है। ठीक है, तो एट सी माने कंफ्यूज। एट लॉगर हैज, किसी चीज से एकदम डिसएग्री होना, किसी चीज से एकदम अगेंस्ट में होना, ये होता है, ये होता है लॉगर हेड्स। मतलब
स्ट्रांगली किसी चीज़ से, किसी चीज़ के अगेंस्ट होना एकदम स्ट्रांग तरीके से कि हमें तो ये चाहिए ही नहीं है, इस सेंस में जब आप जाते हैं तो वो लॉगर हेड्स में होता है। अब इसे याद कैसे करना है? इसे तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा एज अ वर्ड लॉगर हेड्स, क्योंकि ये वर्ड भी नया है आप लोगों के लिए। तो ये वर्ड ऐसे याद करना हो, कोई खास ट्रिक है नहीं। ठीक, अब बुल इन अ चाइना शॉप, एन ऑकवर्ड एंड क्लमसी पर्सन। बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होगा, ठीक, यानी कि इसका क्या हुआ, शीश महल में बंदर या अनाड़ी व्यक्ति। अनाड़ी व्यक्ति है, क्लमसी पर्सन है, एन ऑकवर्ड क्लमसी पर्सन है, अनाड़ी व्यक्ति कह सकते हैं, या शीश महल में बंदर, ये भी सही है, में बंदर, ठीक है। एन ऑकवर्ड क्लमसी पर्सन होता है। आगे बढ़ते हैं। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट यानी गाजर, स्टिक यानी डंडी। हमने गाजर भी अपना, यानी किसी को खरगोश है जो जंग हम लोगों के खेत खराब कर रहा है, तो उससे पहले गाजर दी, उसे सोचा कि ये खा खा के चला जाएगा एक दो गाजर, तो हाँ और नुकसान नहीं होगा। फिर स्टिक यानी डंडी से भगाने की कोशिश करी, यानी कि साम दाम दंड भेद कह सकते हैं। साम दाम दंड भेद सब लगा डाले कि हमारा काम हो जाए, बस ये है। अ चेंज ऑफ हार्ट, ओपिनियन का बदल जाना, दिल का हृदय का परिवर्तन होना, विचार में बदलाव आना, ठीक, विचार में बदलाव आना। फिर क्या है, अलाइव, लिव वायर, लिव माने जिंदा होता है, लिव्स लिव्स लिविंग, ये सुना वर्ड होगा। वायर माने तार होता है, जिंदा तार, यानी एक लाइवली और एक्टिव पर्सन, ठीक। अ हॉर्नेट्स नेस्ट, अ ट्रबलसम सिचुएशन, एक मुश्किल कंडीशन, एज इट इज याद कर लीजिए। वोकेबलरी में ईडियम्स के लिए कोई ट्रिक मैं सजेस्ट करता भी नहीं, क्योंकि जितनी आप ट्रिक्स बनाएंगे उतना कंफ्यूज हो जाएंगे। ईडियम्स और ओ डब्ल्यू एस तो आपको एज इट इज याद करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इजी भी होते हैं बहुत सारे वर्ड्स। आप चेंज ऑफ हार्ट है, इसे आप गेस कर सकते हैं। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है, एक बार पढ़ने पे आप इसे गेस कर सकते हैं। लिव वायर है, आप बिना पढ़े भी गेस कर सकते हैं। और हॉर्नेट्स नेस्ट है, ये आपके लिए कठिन हो सकता है, और जनरली आप कर सकते हैं गैस, ये थोड़ा पढ़ लेंगे तो इसे भी गैस करने लगेंगे दो तीन बार चार बार रिवीजन करने पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो हमने पीछे पढ़े इडियम्स, कम से कम 40 इडियम्स हमने पढ़ाए हैं अभी। 40 में से 30 इडियम्स ऐसे होंगे जो बहुत ईजी हैं, 5 ऐसे होंगे जिन्हें आपने याद किया नहीं होगा या आप गेस नहीं कर सकते। 5 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इन 10 पे आपको बहुत फोकस करना है, ये 30 अपने आप हो जाएंगे, ये 30 आपको 2-3 बार भी पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा इस पे, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना 5 से 6 बार की टेंस, ठीक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, यानी कि सभी तरह की परेशानी और बीमारियों की समस्याओं को क्या कहते हैं, पेंसिया। पेंसिया का मतलब होता है रामबाण। क्या होता है? रामबाण। रामबाण इलाज को पेंसिया बोलते हैं। अब इसमें कोई ट्रिक तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हैं, आपको ऐसे की ऐसे याद करने होंगे। और ये वर्ड आपको याद इसलिए भी करने होंगे क्योंकि ये कभी आपको एंटोनी से भी पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी कि इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछे या इडियम्स में ही पूछे, कभी भी कहीं भी पूछ सकता है ना। तो आपको अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज, हर तरह की परेशानी और बीमारियों का इलाज पेंसिया कहलाता है, यानी रामबाण इलाज। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसे करके एक वो बना होता है, यहाँ पे कब्र होती है तो उसके ऊपर बना होता है, यहाँ पे लिखा होता है कि ये पर्सन है, इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी लिखी होती है, कि मतलब कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखा होता है, तो उसे बोलते हैं एपिटेप। एपिटेप यानी कि समाधि पे लिखा हुआ लेख, समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख। फिर है अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फियर, अपनी फीलिंग्स का बताया जैसे, और अपने पेन को बताया, अपनी परेशानियों को बताए बिना सब कुछ पेन को सह जाना, कैसे पर्सन होते हैं? स्टोइक पर्सन होते हैं, ठीक है। कैसे पर्सन होते हैं? स्टोइक। स्टोइक कैसे व्यक्ति होते हैं? सहनशील व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कि लेफ्ट और राइट हैंड को एक तरीके यूज, मतलब दोनों तरीके से काम सकते। थ्री इडियट मूवी सभी ने देखी होगी, थ्री इडियट आमिर खान की थी। उसमें एक करेक्टर था वायरस, वीरू सहस्त्र बुद्धि, जो वहाँ का प्रिंसिपल था। वो दोनों हाथों से लिखता था। शुरुआत में जब उसका इंट्रो होता है वीडियो में, मूवी में, तो बताया जाता है कि जो वायरस है वो दोनों हाथों से लिखता है ताकि उसका समय बच सके, और इतना ट्रेंड कर रखा है उसने। मतलब उस क्वालिटी को हर किसी में वो क्वालिटी भी नहीं होती कि जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड से कर सकता है। वो एम्बीडेक्स्टोरस होते हैं। एक और मजेदार बात यह है, सचिन तेंदुलकर को सुना है, सबने देखा होगा, किस हैंड से बैटिंग करते थे? राइट हैंड से बैटिंग करते थे ना, राइट हैंड से। लेकिन आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर राइट हैंड से बैटिंग करते थे, लेकिन वो है लेफ्ट हैंडर। आप कहीं भी उन्हें देखेंगे साइन करते हुए या कुछ भी खाना खाते हुए तो वो लेफ्ट हैंड से खाते हैं, लेकिन सिर्फ बैटिंग ही वो राइट हैंड से करते थे। तो ये उनकी क्वालिटी थी। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एवियरी, यानी कि चिड़ियाघर नहीं, चिड़ियाघर भी कह सकते हैं, पर पक्षीशाला या पक्षीशाला, चिड़ियाघर भी ठीक है, आप कह सकते हो। चिड़ियाघर तो जू भी कहते हैं, चिड़ियाघर में हर तरह के जानवर आ जाते हैं, पर एवियरी में सिर्फ चिड़िया आती हैं। इस बात का ध्यान रखना। जब हम जू बोलते हैं तो जू में बहुत सभी जानवर आ जाते हैं, चिड़िया, हम लोग जल्दी बोलते चिड़ियाघर ही हैं, पर हम लोग उसमें शेर भी देखते, चीते भी देखते, घड़ियाल भी देखते, भालू भी देखते, हाथी भी देखते, हिरन भी देखते, इसलिए। अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स, मैप्स समझते हैं, पूरे पूरे शहरों के मैप्स, घरों के मैप। आर्किटेक्ट अलग होता है और कार्टोग्राफर होता है। कार्टोग्राफर नक्शे बनाता है, देश के नक्शे, विदेश के नक्शे, शहरों के नक्शे, वो कार्टोग्राफर चलाते हैं। ठीक, क्या चलाते हैं? कार्टोग्राफर। फिर आगे है, एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन हैप्पी, उटोपिया। पता नहीं, मैंने ये वर्ड शायद किसी मूवी में सुना है या क्या है। उटोपिया एक ऐसी जगह होती है, और ये रियल फैक्ट ही है, इसमें कुछ चेंजेस वाला है भी नहीं कि इसका कोई और चीज़ है। उटोपिया एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सब कुछ बढ़िया होता है, सब कुछ परफेक्शन में चल रहा होता है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है। ठीक है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट एंड हायर्ड कार, एक ऐसा पर्सन जिसे एम्प्लॉयमेंट मिला है ड्राइव करने के लिए प्राइवेट और हायर्ड कार को, उसे बोला जाता है चौफर। क्या बोला जाता है? चौफर, यानी कि मोटर चालक। एन अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर्स ऑफ देयर occurrence, मतलब जिस उस तरीके से अरेंजमेंट करना जिस तरीके से काम होना, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी। एक मीम चल रही थी पहले, अभी भी चलती है कहीं कहीं। अमित शाह जी अपने गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं भारत सरकार में। तो उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी जगह पे बोला था कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, मतलब क्रम को समझिए, हमारे हमारे काम करने को। तो क्रोनोलॉजी का मतलब एक सही ऑर्डर में काम करना, एक सही ऑर्डर में काम करना, यानी सही टाइम पर सही काम, यानी काल क्रम। ठीक। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, जैसे ये कमरा है छोटा सा, इसमें बहुत सारे, और बंद है और छोटा सा है, अंधेरा है, तो उसे बोलते हैं डरना। इस तरह का फोबिया, फोबिया शब्द एक पर्टिकुलर डर के सेंस में आता है। किसी को पानी से फोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया जिसे बोला जाता है ना। तो ये सब फोबियाज होते हैं, फोबिया अलग ही होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि फोबिया, इन सब वर्ड्स पे, रूट वर्ड्स पे अलग से वीडियो बनाऊँ एक आध। पर फिलहाल के लिए याद करने के लिए, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्टर में फंस जाना किसी तरह से, क्लस्ट्रो का फोबिया, यानी कि डर होना किसी स्मॉल जगह में फंस गए तो उसमें। अ पर्सन, एक व्यक्ति हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, एक ऐसा आदमी जो दूसरे आदमी का साथ देता है क्राइम करने में या कुछ ऐसा करने में जो मॉरली गलत है, उसे बोलते हैं एकम्प्लिस। इसका मैंने साइनो बताया था, साइनो एक और बताया था पहली या दूसरी वीडियो में, तो वो देखिएगा। वो होता है एबेटर, जिसे बोला जाता है सह अपराधी, सह अपराधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन इन अ कंट्री, ऐसी कंट्री में एक सिचुएशन आना इन विच देयर आर नो गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है, एनार्की आ गई,
यानी अराजकता हो गई, अराजकता फैल गई है हर जगह गुंडों मवालियों का राज है, हर जगह जो जनता चाहती है वो कर रही है। अराजकता में अराजकता, है ना, बहुत ज़्यादा एकदम उत्पाद मचा रखा है इस तरीके से। अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, मतलब ह्यूमन आदमी के मांस को खाने वाले आदमी को बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल कौन होते हैं? जो आदमी का मांस को खा जाते हैं। ये लोग कैसे लोग होते हैं? नरभक्षक होते हैं एकदम, मतलब किसी को भी नहीं, नर भक्के नरों को भी खा जाते हैं ना, तो नरभक्षक। जैसे आदिवासी आपने मूवीज में, कई मूवीज में देखा होगा, लोग आदमियों का मांस खा जाते हैं, तो वो अ पर्सन हु लीव्स इस कंट्री टू लिव इन अनदर, ये अनदर, ये डार्क हो गया, ये डार्क नहीं होगा, पर अनदर कंट्री, ठीक है। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट यानी कि देश त्यागी, ऐसा आदमी जिसने देश का त्याग कर दिया उसे एमिग्रेंट बोलते हैं, देश त्यागी। अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम, इसे बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। क्या बोला जाता है? कॉन्स्टेलेशन। तो अब इसका क्या सीन होता कि जैसे हमने देखा कि भैया देश, जो तारे वारे आपने ऊपर आसमान में देखा होगा, कुछ ना कुछ बनते हैं, 3 तारे ऐसे रखे हैं, कहीं धनुष बन रहा है, ठीक, कहीं कुछ बन रहा है। तो ये जो होता है उसे कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, ऐसे आदमी जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप्स में कौन से जानवर रहते हैं? जनरली जंगल में तो सभी जानवर ग्रुप्स में रहते हैं, चाहे हाथी हो, भैंस हो, जंगली सुअर हो, लोमड़ियाँ हो, भेड़िया हो, तो उनमें बोला जाता है ग्रिगेरियस। क्या बोला जाता है? ग्रिगेरियस, ठीक है। ऐसे लोग जो सभी कहाँ रहते हो? ग्रुप में रहते हो, तो उन्हें बोला जाता है झुंड में रहने वाला, यानी कि ग्रेगेरियस। कॉन्स्टलेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, नक्षत्र बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं ना ग्रह नक्षत्र खराब है भाई, हमारे स्थिति ग्रहों की दशा खराब है, तो ग्रह नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एम्फीबियंस। कौन कौन से होते हैं एम्फीबियंस? जो वाटर में भी रहते हैं और जानते हैं। वैसे आपने जनरली सभी जानवरों के नाम सुने होंगे, पर मैं एक जानवर का नाम स्पेशलाइज बता दे रहा, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना पता नहीं, पर मैं फिर भी बता रहा, प्लेटिपस। प्लेटिपस स्पेलिंग यही है मेरे ख्याल से, नहीं हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्लेटिपस में एक और क्वालिटी होती है, एक तो ये पानी और जमीन दोनों पे रह सकता है, सबसे पहली क्वालिटी। दूसरा, प्लेटिपस दुनिया में एकमात्र ऐसा जानवर है जो अंडा भी देता है और दूध भी। ये बात याद रखना, जो जानवर अंडा देता है वो दूध नहीं देता, और जो आदमी जानवर दूध देता है वो अंडा नहीं देता। जैसे अंडा कौन कौन जानवर देते हैं? मुर्गी अंडा देता है, क्या दूध देती है? नहीं देती है। बकरी दूध देती है, लेकिन क्या बकरी अंडे देती है? नहीं देती है। तो जो भी जानवर दूध देता है वो अंडे नहीं देता, और जो अंडे देता है वो दूध नहीं देता, ठीक। बात समझा? एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट बुके। बुकेट नहीं पढ़ते हैं, सब बुके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बुके, गुलदस्ता। हम गिफ्ट करते हैं ना, जब किसी से मिलने जाते हैं, शादी में या कहीं हॉस्पिटल वगैरह में कोई एडमिट रहा तब। आ स्पीच और प्रेजेंटेशन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच और प्रेजेंटेशन देना बिना किसी पहले की तैयारी के, पहली बार गए और बस तैयारी की नहीं है, बस दे दिया, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सटम पोर। क्या बोलते हैं? एक्सटम पोर, ठीक। यानी कि उस काम में अच्छे से एक्सपर्ट होना, या कह लो काम करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इतनी ही है, और मेरे ख्याल से मैंने 40 के आसपास ईडीएम्स दिए हैं इसमें, और 20 के आसपास अपने ओ डब्ल्यू एस दिए हैं। ईडीएम जब कंप्लीट होने लगेंगे, हो जाएंगे, तो ओ डब्ल्यू एस की के नंबर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। पहले हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड करते हैं, 250 से 300 वर्ड्स हैं हर उसके, जो मोस्ट रिपीटेड हैं ईडीएम्स में, ओ डब्ल्यू एस में। उसके अलावा हमें कौन से वर्ड रिपीटेडली करने हैं, तो ऐसे इतने ही लगभग साइनो और एंटो में, तो पहले वो करने हैं। जिस दिन ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे तो मोस्ट रिपीटेड से खत्म हो जाएगी। 20 लेक्चर होंगे मोस्ट रिपीटेड सीरीज के, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स के 20 लेक्चर होंगे, ठीक है। बचे हुए जो लेक्चर्स होंगे वो रूट वर्ड्स से कनेक्ट होंगे, फ्रेजल वर्ब होंगे,
फिक्स प्रपोजिशन होंगे, मिस स्पेल्ट होंगे, होमोनिम होंगे। तो ये सब वर्ड्स होंगे। ये बैच कंप्लीट रहेगा। कंप्लीट कैसे? ग्रामर मेरी चली रही है। कल सोमवार है और कल से फिर ग्रामर का लेक्चर चालू होगा। कौन सा टॉपिक, हम कल ग्रामर की बेसिक्स हमने बता दिए थे जितने ज़रूरी थे। लेकिन अब हम लोगों का पहला टॉपिक होगा वर्ब। वर्ब में मेन वर्ब, कल के लेक्चर के लिए बता दे रहा। मेन वर्ब में, वर्ब के 3 पार्ट है। मेन वर्ब तो एक पार्ट है जिसमें मेन वर्ब है, मोडाल्स हैं और एडवांस वर्ब है। ठीक, ये सभी वर्ब के हिस्से हैं और हम ये सभी सीखेंगे इस लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहाँ से आप वोकेबलरी पढ़ सकते हैं। पर मैं अभी भी यही कहूँगा कि आप वोकेबलरी को जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। इंग्लिश को दिन में 2.5 घंटे आपको देना ही है। अगर 2.5 घंटे नहीं देते हैं तो किसी भी एग्जामिनेशन में इंग्लिश को क्रैक करना टफ होगा। और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो और टाइम देना पड़ सकता है। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से भी हैं तो आपको 2 से 2.5 घंटे में क्लियर कर देगी इंग्लिश। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।